राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबूरी का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी रिजर्वेशन लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन की आज राजधानी नई दिल्ली में होगी लॉन्चिंग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे उद्घाटन। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में दर्ज किया गया इस मौसम का न्यूनतम तापमान। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों में है छुट्टियां। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं। और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंका को 2 रनों से दी मात। श्रृंखला में 1-0 की बनाई बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइज यानी राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है। बीते 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया था उसका पालन नहीं हुआ है। बात ठंड की, बात मौसम की। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली NCR में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। लोग घर से भी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए आज से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। वहीं राजस्थान में भी इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। देश भर के विभिन्न इलाकों में रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी दिखाई दी, जिससे विजिबिलिटी दृश्यता बहुत कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गोरखपुर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग काफी परेशान हैं। गाड़ी का किस्त जो भी है लेफ्ट साइड टूट जमा करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठंड के वजह से कोई भी घर से निकल नहीं रहा है। गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस समय बहुत काफ़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, वाहन चलाने वाले को कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मजबूरन घर से निकलना पड़ रहा है। घर में तो हीटर की मदद ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं ताकि टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग अपने आप को ठंडी से बचा सके। पूरा एरिया में गलन है, गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कि पैदल यात्रा किया जाए ताकि शरीर में पूरा बॉडी गर्म रहे। और वहीं भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए वाराणसी स्थित सारनाथ डियर पार्क में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों और पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए गर्म तासीर वाले भोजन का सेवन कराया जा रहा है। साथ ही उनके लिए गेहूं, ज्वार, चने के साथ गुड़ में अजवाइन मिलाकर उन्हें दिया जा रहा है ताकि उन्हें ठंड के प्रकोप से बचाए रखा जा सके। तो इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं उन्हें भी ठंड का सितम, सर्दी का सितम सता रहा है और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दी जा रही हैं। दिल्ली की बात की जाए, राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी में आज सुबह पारा गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के प्राथमिक मौसम स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर की भविष्यवाणी की है। जिन राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप रहेगा उनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रेड अलर्ट भी घोषित किया है। और अब बात टीकाकरण की। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 48,292 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 41 लाख एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 175 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 187 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.09% है। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2570 है। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का आयोजन आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा उनके माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे, ताकि छात्रों को उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।
2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। परीक्षाओं का सीजन अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है। छात्रों में स्वाभाविक तौर पर परीक्षा का तनाव होता है। 27 जनवरी को आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के इसी तनाव को दूर करने, छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरल दौरे पर गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोंडगुल्लूर देवी के दर्शन किए। ये प्राचीन मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर सभी मंदिरों में सबसे अद्भुत है। कोडंगुलूर देवी मंदिर को श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां भद्रकाली मौजूद हैं। उनकी काली रूप में यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले लोग देवी को कुरुम्बा या कोडंगुलूर अम्मा के नाम से भी बुलाते हैं। देवी भद्रकाली की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा भी उत्तरमुखी है। डिक्की यानी कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे, जबकि इसके समापन सत्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि होंगे। डिक्की नेक्स्ट जेन का उद्देश्य युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने का एक मंच है। डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिली है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में यह दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिण खीरी रेंज का मोहम्मदी और महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित उद्यान है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण करवाया था। इस उद्यान के बीच में भगवान शिव का मंदिर है, जिन्हें यहाँ केवलादेव के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस उद्यान का नाम केवलादेव रखा गया है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटी हैं और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है।
कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीज़न है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज़ देख सकती हो, उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज़ है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीज़न होता है, बिकॉज़ कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा की पेशकश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया यानी HOF की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में HOF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवन साथी, अभिभावकों, ऐसे संबंधियों को काफ़ी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए ये सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है। myAadhar.uidei.gov.in पर पते पर ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। कुपवाड़ा के उप विकास आयुक्त डाइफोर्ड सागर दत्तात्रेय ने बताया कि बालिकाओं की शिक्षा और पोषण स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। राजधानी दिल्ली के द्वारका में कल रात एक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 12:30 बजे द्वारका मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक PCR वैन समेत कुल 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। स्विफ्ट कार दिल्ली पुलिस के एक ASI का निजी वाहन है जो कि बाहरी जिले में तैनात हैं। उन्हें भी हादसे में चोटें आई हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। ये जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना वो करेंगे। अंतर लग्जरी रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने कहा है कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल बंदरगाह पहुंचेगा। रास्ते में भारत और बांग्लादेश के बीच 27 दिनों से होकर यह जहाज गुजरेगा।
तरह लग्जरी रिवर क्रूजेस का सबसे न्यू शिप है ये। 18 रूम्स हैं इसमें और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ जर्नी पे जा रहा है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 51 डेज़ की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज़ के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से जूझ रही है। बारिश और बाढ़ के कारण लोग एक हफ्ते से अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र ने रियाद के उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रियाद से 200 किलोमीटर उत्तर में एक पुल के नीचे बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। रियाद में आज दोपहर तक भारी बारिश होने की संभावनाओं के चलते एक अग्रिम अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर में देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिद्दा भारी बारिश की चपेट में था, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। खबर खेल जगत से है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। अपना डेब्यू मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि उमरान मलिक और हर्षद पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। और अब बात हेरिटेज वॉक की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना के यदाद्री में स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जो अपनी भव्यता और सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आइए दर्शन करते हैं इस भव्य मंदिर के। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे भव्य मंदिर कहाँ है? इस विशाल मंदिर की भव्यता और सजावट देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस भव्य मंदिर के विशेष दरवाजे में ही 125 किलो सोना लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आज हम आपको भारत के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये मंदिर हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर यदाद्री में स्थित है। आगम शास्त्र वास्तुकला पर आधारित इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पुनर्निर्माण कार्य में सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण में 2.5 लाख टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 100 वर्षों में कृष्णशिला यानी ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से तैयार होने वाला यह पहला मंदिर है। इस भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार पीतल से बनाए गए हैं, जिसमें सोना जड़ा गया है। वहीं मंदिर के स्तंभ को एक ही पत्थर से उकेरा गया है, जो इस मंदिर को और खास बनाता है। इस मंदिर के स्थापत्य सुंदरता के कारण हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।
सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है। ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है। अगर आम व्यक्ति की प्रोग्रेस करनी है, 133 देश में डिजिटल पेमेंट नहीं है, अगर ये सब करना है तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल डीडी न्यूज पर। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज भूरे सिंह का सपना था भूखंड के सभी प्रांतों पर हाथरस का नियंत्रण। हाथरस वॉर की तैयारी कर रहा है। अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारे फोर्ट को चूर चूर कर देंगे and we would kill you all। भारत के जाट हर उपहार को दोगुना करके लौटाते।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा एवं अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबूरी का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूथ वर्टिकल डिकी नेक्स्ट जेन की आज राजधानी दिल्ली में होगी लॉन्चिंग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे इसका उद्घाटन। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में दर्ज किया गया इस मौसम का न्यूनतम तापमान। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं। और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंका को 2 रनों से दी मात। श्रृंखला में बनाई 1-0 की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का उद्घाटन करेंगी। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइज यानी राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है। बीते 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया था उसका पालन नहीं हुआ है। बात मौसम की। ठंड की। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली NCR में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। लोग घर से भी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए आज से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। वहीं राजस्थान में भी इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। देश भर के विभिन्न इलाकों में रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी दिखाई दी, जिससे विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो काफी कम हो गई और जिसके कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोरखपुर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से वहां के लोग काफी परेशान हैं। गाड़ी का किस्त जो भी है लेफ्ट या टूट जमा करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं ठंड की वजह से कोई भी घर से निकल नहीं रहा है। गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस समय बहुत काफ़ी मुश्किल आ रही है,
लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, वाहन चलाने वाले को कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मजबूरन घर से निकलना पड़ रहा है। घर में तो हीटर की मदद ले रहे हैं, ये सारी चीजें हैं ताकि टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग अपने आप को ठंडी से बचा सके। पूरा एरिया में गलन है, गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कि पैदल यात्रा किया जाए ताकि शरीर में पूरा बॉडी गर्म रहे। और भीषण शीतलहर को और ठंड को देखते हुए वाराणसी स्थित सारनाथ डियर पार्क में जानवरों के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। जानवरों और पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए गर्म तासीर वाले भोजन का सेवन कराया जा रहा है। साथ ही साथ उनके लिए गेहूं, ज्वार, चने के साथ गुड़ में अजवाइन मिलाकर उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो ठंड के प्रकोप से बचे रह सकें। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी में आज सुबह पारा गिरकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के प्राथमिक मौसम स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर की भविष्यवाणी की है। जिन राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप रहेगा उनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रेड अलर्ट भी घोषित किया है। बात टीकाकरण की। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 48,292 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 41 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और वहीं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 175 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 187 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज की गई। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.09% है। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2570 है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या किसानों का सारा कर्जा माफ करने की बात हो या शांति और सुख शांति स्थापित करने की बात, बल्कि इसके उलट जिसे आज राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान की सरकार ने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून है उसे समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आपको पता है कि 2019 के बाद पहली सरकार जिसने सिडेशन लॉ का यूज किया वो राजस्थान की सरकार थी। केरल दौरे पर गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोंडागुलूर देवी के दर्शन किए। ये प्राचीन मंदिर केरल के थ्रिशूर जिले में है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर सभी मंदिरों में सबसे अद्भुत है। कोडंगलूर देवी मंदिर को श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां भद्रकाली मौजूद हैं। उनकी काली रूप में यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले लोग देवी को कुरुम्बा या कोडंगलूर अम्मा के नाम से बुलाते हैं। देवी भद्रकाली की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा भी यहाँ उत्तरमुखी है। देश में वंचित वर्ग के लोगों में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डिक्की के सहयोग से आज हजारों वंचित वर्ग के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी देखते हैं मैत्रेयी और नितेश की। आज ये युवा जेन नेक्स्ट की भूमिका में हैं और अपना खुद का रोजगार खड़ा कर चुके हैं। अपने पिता से बिजनेस के गुण सीखने के बाद वंचित वर्ग की मैत्रेयी कांबले सफलता की नई कहानी लिखने में जुटी हैं। मैत्रेयी आज सीवेज लाइन, सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक जैसे क्षेत्र में नई तकनीकी के जरिए ऐसा व्यवसाय कर रही हैं जिसमें बिना मानव के साफ सफाई को सुगमता के साथ
पूरा किया जाता है। आज पुणे स्थित इनकी इस कंपनी में 70 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैत्रेयी आज पुणे शहर में महिलाओं के लिए बाजार के इलाकों में शौचालय की सुविधा के विस्तार में जुटी हैं, जो कबाड़ की बसों को उपयोग में लाकर बनाए जाते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान हम सोचते हैं, उस तरह कोरोना के बाद हमें रोटी कपड़ा मकान हाइजीन ये भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बेसिक नीड है। तो उस तरह मैंने इसका सोचा और ये तय कर लिया कि मुझे सैनिटेशन में ही काम करना है, और इसमें भी महिलाओं की सैनिटेशन में और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सूवेज वर्कर्स के साथ। नई सोच और नए इरादों को लेकर इंदौर निवासी नीतीश कटारिया कुछ ही सालों में अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नीतीश ने अपने पहले बिजनेस पेट्रोल पंप के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर कई पुरस्कार जीते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिसर्स ने आके हमें बड़े सरल शब्दों में इसका रास्ता बताया कि आप किस तरीके से पेट्रोल पंप के डीलर बन सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मूव था, और आज भारत में बहुत सारे युवा लोग हैं जो दलित समाज के, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को वो लोग हाईलाइट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वे एक ऐसे स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। वे रोजाना होने वाली सैकड़ों सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक ऐसी तकनीकी के विकास में जुटे हैं जिसके उपयोग से इन दुर्घटनाओं को कम करना बेहद आसान हो जाएगा। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग भारत सरकार ने एक योजना लेकर आए, जिसमें उन्होंने भारत में हर एक स्टेट से अलग अलग आइडियाज़ मंगवाए। मेरा आइडिया सेलेक्ट भी हुआ उस चीज़ के लिए। एक ऐसा स्टीयरिंग कवर है जिस स्टीयरिंग कवर पे कुछ सेंसर्स के माध्यम से हम एक्सीडेंट को 80% तक कम कर सकते हैं। वंचित वर्ग के इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ धन मुहैया कराया जाता है, बल्कि उनके उत्पादों के बाजार के लिए भी ऐसी नीतियां तैयार की गई हैं जिससे वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने में कामयाब हो पाते हैं। आज़ाद भारत में एक अनोखी कहानी है दलितों के एंटरप्रेन्योरशिप की, और इस कहानी को आज आगे बढ़ाने में नई युवा पीढ़ी अपना दमखम लगा रही है। जनरेशन नेक्स्ट के नाम से अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसमें सरकार की भूमिका, डिक्की की भूमिका और इन युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कैमरामैन एम ए खान के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिली है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा, और प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस एलिफेंट रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी और महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित उद्यान है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 साल पहले इस पक्षी विहार का निर्माण करवाया था। इस उद्यान के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है, जिन्हें यहाँ केवलादेव के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस उद्यान का नाम उन्हीं के नाम पर केवलादेव रखा गया है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती हैं, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती हैं, जिसमें 200 माइग्रेटी हैं और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है।
कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीज़न है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज़ देख सकती हो, उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज़ है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीज़न होता है, बिकॉज़ कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और राजधानी दिल्ली के द्वारका में कल रात एक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 12:30 बजे द्वारका मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पीसीआर वैन समेत कुल 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। स्विफ्ट कार दिल्ली पुलिस के एक एएसआई का निजी वाहन है जो बाहरी जिले में तैनात थे। उन्हें भी हादसे में चोटें आई हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। ये जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास जहाज को 13 जनवरी को पीएम मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज के उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने कहा है कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल बंदरगाह पहुंचेगा। लग्जरी रिवर क्रूजेस का सबसे न्यू शिप है ये। 18 रूम्स हैं इसमें और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी पे जा रहा है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 51 डेज़ की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज़ के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के तहत पिछले वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 50 परियोजनाएं पूरी कर ली गईं और 43 नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी तरीके से कम करने, इसका संरक्षण और इसे पुनर्जीवित करने के मकसद वाला केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने पिछले महीने कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने मंगलवार को पेरिस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन को पहले से कहीं ज्यादा अब हमारे समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के रूसी आक्रमण का जवाब देने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के बारे में बात करेंगे। दोनों नेताओं ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के आवेदन पर भी चर्चा की। स्वीडिश नेता द्वारा
6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद पेरिस में यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के यदाद्री में स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जो अपनी भव्यता और सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आइए दर्शन करते हैं इस भव्य मंदिर की। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे भव्य मंदिर कहाँ है? इस विशाल मंदिर की भव्यता और सजावट देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस भव्य मंदिर के विशेष दरवाजे में ही 125 किलो सोना लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। आज हम आपको भारत के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये मंदिर हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर यदाद्री में स्थित है। आगम शास्त्र वास्तुकला पर आधारित इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पुनर्निर्माण कार्य में सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण में 2.5 लाख टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 100 वर्षों में कृष्ण शिला यानी ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से तैयार होने वाला यह पहला मंदिर है। इस भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार पीतल से बनाए गए हैं, जिसमें सोना जड़ा गया है। वहीं मंदिर के स्तंभ को एक ही पत्थर से उकेरा गया है, जो इस मंदिर को और खास बनाता है। इस मंदिर के स्थापत्य सुंदरता के कारण हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात आपकी सेहत की। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल ही जो एडल्ट हीमोग्लोबिन या फीटल हीमोग्लोबिन का टाइप जो नॉर्मल होता है उससे बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो बच्चे के शरीर में हालांकि हीमोग्लोबिन बन रहा है, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है और वो बच्चा अनीमिया से ग्रस्त रहता है। उसको खून की बार बार ब्लड कंपोनेंट की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसको कुछ दवाइयाँ इस तरह से दी जाती हैं, क्योंकि जब ब्लड कंपोनेंट्स देते हैं और जो शरीर में जो उसके कोशिकाएँ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आयरन रिलीज होता है जो उसके शरीर में जाके बैठ जाती है। इस वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उसके दिमाग में असर हो सकता है, उसको पीलिया हो सकती है। तो आजकल दवाइयाँ हैं और उसको इसका इलाज इस तरीके से करा जाता है और काफ़ी हद तक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अगर इसको बर्थ ही प्रिवेंट करें तो ज़्यादा सही है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का खून की जांच करके हम लोग देखते हैं कि इनकी खून की कमी तो नहीं है। एंटीनेटल स्क्रीनिंग करके देखा जाए कि इनको थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है, और इसमें एक मामूली सी जांच करी जाती है खून में, और अगर उसको ट्रेट पॉजिटिव आता है तो हस्बैंड को बुलाया जाता है और उसकी भी जांच करके देखा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर दोनों ही पार्टनर्स थैलेसीमिया ट्रेट से ग्रस्त हैं तो ये चांस है कि बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो जहाँ अगर हस्बैंड और वाइफ ट्रेट से ग्रस्त हैं तो इनको जेनेटिक सेंटर्स पे भेजा जाता है, जहाँ पे बच्चे की जो पेट में पनप रहा है उसकी जांच करके देखी जाती है। और अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो गर्भपात करवाना चाहते हैं, जो कि हमारे देश में 5 महीने तक हो सकता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।